के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह में भारतीय जवानों में हौसला क्या भरा। बीजिंग में चीन के पसीने छूटने लगे। मोदी के अंदाज से ड्रैगन बौखला गया है। चीन का मीडिया जहां गीदड़ भपकी देने पर उतर आया है, वहीं चीन की सरकार खुद को विस्तारवादी बताने से चिढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेह के दौरे ने बीजिंग में खलबली मचा दी। 11,000 फीट की ऊंचाई से पीएम ने साफ कहा कि विस्तारवादी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम मोदी के इस बयान से चीन को तीखी मिर्ची लगी। भारत में चीन के दूतावास ने बयान जारी किया कि वो किसी विस्तारवादी नीति के तहत काम नहीं कर रहे। हमें विस्तारवादी कहना आधारहीन है। हमने 14 में से 12 पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद सुलझाया है। सरकार के इशारों पर काम करने वाली चीन के मीडिया को भी मोदी का दौरा हजम नहीं हुआ। ग्लोबल टाइम्स ने पीएम के इस दौरे को सियासी एजेंडा बताया। वहीं गीदड़ भपकी देना शुरू कर दिया। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय भी अब सीमा पर संयम बनाए रखने की बात कर रहा है। Now India and China are in communication and negotiation. भारत और चीन संपर्क में है और तनाव घटाने के लिए सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। किसी पक्ष को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे इस समय मुश्किल परिस्थिति बने। कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी के लेह दौरे में दिए गए भाषण को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि पीएम ने इस बार भी अपने भाषण में चीन का नाम नहीं लिया। वहीं राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर कर लद्दाख में चीन के कब्जे की बात एक बार फिर दोहराई। बार बार हमारे इंडियन बॉर्डर में घुस रहे हैं लद्दाख से। हमारा बहुत जमीन चाइना खरब के ले जा रहा है। विस्तार की नीति चीन की भी है और अमेरिका की भी है। चीन जमीन पर कब्जा करना चाहता है, अमेरिका देशों पर कब्जा करना चाहता है। प्रधानमंत्री किसको मैसेज दे रहे हैं? नाम तो उन्होंने चीन का नहीं लिया है। जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लंबी बातें करते हैं प्रधानमंत्री, चीन का नाम लेने से क्यों घबराते हैं? पीएम का लेह दौरा चीन को सीधी चेतावनी है कि सीमा पर भारत किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगा। मौजूदा तनाव को देखते हुए ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और जो प्रधानमंत्री का ये संदेश, ये जो भाषण था, एक मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक भाषण गिना जाएगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, दुनिया में। इतनी ताकतवर, इतना जोशीला, फौज का मनोबल आसमान से भी ऊपर पहुंच गया होगा। बहरहाल पीएम के इस दौरे ने चीन के पसीने छुड़ा दिए हैं। लद्दाख में भारतीय सेना की तैयारी और फिर पीएम मोदी का खुद जाकर जोश बढ़ाना साफ करता है कि चीन की हर चाल पर दिल्ली की नजर है और हिंदुस्तान करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ले से मंजीत नेगी, अभिषेक भल्ला के साथ दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और गीता मोहन, आज तक। और चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जरूरी है कि उसके आर्थिक साम्राज्य पर हमला बोला जाए। भारत ने इसकी शुरुआत तो काफी पहले ही कर दी। अब मोदी सरकार चीन को 21,000 करोड़ का झटका देने की तैयारी कर रही है। सरकार ने फैसला किया है कि चीन से आयात होने वाले बिजली उपकरण भारत नहीं खरीदेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसका निर्माण देश में किया जाएगा। अब चीन को लगेगा करंट। भारत देगा जोर का झटका। चीन से नहीं खरीदेगा बिजली उपकरण। सरहद पर चालबाजी कर रहे चीन को भारत एक और झटका। ये झटका बिजली क्षेत्र में चीन को लगने वाला है। चीन हर साल भारत को 21,000 करोड़ का बिजली का सामान बेचता है, लेकिन भारत ने अब फैसला कर लिया है कि चीन से यह सामान नहीं खरीदेगा। और ज्यादातर जो सामग्रियां आयात हुई वो भारत में बनती हैं। भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। हम कन्वेंशनल पावर की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर हम ऑलरेडी हैं। सिर्फ 5 आइटम ऐसे हैं जो हाई टेक्नोलॉजी हैं, जैसे HVDC वगैरह, जो कि यहाँ नहीं बनते हैं। उसका भी हम फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यहाँ चालू करने वाले हैं। बाकी सारे आइटम्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं ये यहाँ बनते हैं और उसको इंपोर्ट करने का कोई तुक नहीं। ये कन्वेंशनल पावर हुआ।
गौरतलब है कि भारत करीब 71,000 करोड़ के बिजली उपकरण विदेशों से आयात करता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चीन का है। इतना ही नहीं, चीन के साथ भारत अपने दूसरे पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान से भी बिजली के उपकरण आयात नहीं करेगा। बिजली राज्य मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि दुश्मन देश मेलवेयर के जरिए देश के पावर सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिहाजा अब देश की कंपनियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इससे पहले बीएसएनएल में भी इस्तेमाल होने वाली चीनी सामान के आयात को बंद करने का फैसला लिया जा चुका है। कई इंफ्रा प्रोजेक्ट में लगी चीनी कंपनियों के ठेके रद्द कर दिए गए। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर भी बैन लगाकर भारत चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका दे चुका है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिली है। इसके मुताबिक दंगे के आरोपियों ने पैसा जुटाने के लिए भगौड़े जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। दंगे के आरोपियों के पास सिंगापुर और सऊदी अरब से भी पैसा आया था और ये सब दिल्ली पुलिस की अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज है। दिल्ली के दंगों के लिए विदेश से आया पैसा, क्या जाकिर नाइक ने भी पैसा मुहैया कराया? क्या है दिल्ली के दंगों का जाकिर नाइक कनेक्शन? दिल्ली के दंगों की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जितने मामले की तह में जा रही है, उतने ही चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और अब ये पता चला है कि दंगों में सबसे अहम किरदार निभाने वाले आरोपियों का कनेक्शन भगौड़े जाकिर नाइक से भी था। यह है दिल्ली के दंगों के मास्टरमाइंड में से एक खालिद सैफी। जांच के दौरान खालिद सैफी का पासपोर्ट स्पेशल सेल ने जब्त किया था। पुलिस के मुताबिक खालिद ने भारत से फरार इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। मकसद था अपने नापाक मंसूबों के लिए पैसा जुटाना। इस तथ्य का खुलासा दिल्ली पुलिस की तरफ से अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। खालिद सैफी वही है जिसने दंगों से पहले शाहीन बाग में ताहिर हुसैन और जेएनयू के पूर्व छात्र खालिद उमर के साथ मीटिंग की थी। आरोप है कि बैठक में दंगों का प्लान बना था। दंगों में गिरफ्तार पूर्व पार्षद और ताहिर हुसैन और खालिद सैफी के मनी ट्रोल की जांच में कई खुलासे हुए। दंगों के लिए सऊदी अरब से पैसा आया। सिंगापुर के एक एनआरआई ने खालिद को पैसे भेजे। ये पैसा खालिद के एनजीओ के जरिए भेजा गया। खालिद पैसे के लिए भगौड़े जाकिर नाइक से भी मिला। आरोपी इशरत जहां को मिला पैसा भी शक के घेरे में है। इशरत को गाजियाबाद और महाराष्ट्र के रिश्तेदारों ने पैसे भेजे। अभी खालिद के मोबाइल को खोला जाना बाकी है। माना जा रहा है कि इससे भी दंगों से जुड़े अहम सुराग मिलेंगे। इतना तो तय है कि दिल्ली के दंगों की साजिश काफी गहरी थी। अब विदेशों से खास तौर पर जाकिर नाइक से इसके तार जोड़ने से साफ है कि कई चेहरे बेनकाब होने अभी बाकी हैं। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना के मामलों का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि देश में मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अगर संक्रमण की यही रफ्तार रही तो 3 से 4 दिनों में कोरोना के मामले में भारत रूस को पीछे छोड़ देगा। आसमान छूते इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और दिल्ली से मामले सामने आ रहे हैं। सर्दी से गर्मी और गर्मी से मॉनसून तक का सफर पूरा हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दहशत कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को मुंबई में बादलों ने अपना चिरपरिचित अंदाज भी दिखा दिया। लबालब हुई सड़कें और बस्तियों से भरे पानी को देखकर ये चिंता जायज है कि ऐसी ही बारिश आगे भी जारी रही तो संक्रमण फैलने से रोकने की सारी कोशिशों पर ही पानी फिर जाए। हालात पहले ही गंभीर नजर आ रहे हैं। रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 6000 की रेंज में जा पहुंचा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 6364 नए मरीज सामने आए, जबकि गुरुवार को नए मरीजों की संख्या 6330 रही। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मामले 1,92,990 पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना की वजह से अब तक 8,376 लोगों की मौत हो चुकी है। संक्रमण के इस माहौल में एक तरफ सरकारी अस्पतालों की बद इंतजामी और लापरवाही की घटनाएं लोगों को दहशत में डाल रही हैं, तो दूसरी ओर निजी अस्पतालों की लूट खसोट सुर्खियों में है। कोरोना की दहशत और लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर निजी अस्पतालों के आसमान छूते बिलों के किस्से तो कई बार सामने आ चुके हैं, लेकिन पहली बार ऐसे मामले में कार्रवाई शुरू की गई है। बीएमसी ने नानावटी अस्पताल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है।
नानावटी अस्पताल ने एक मरीज को 17 लाख का बिल दिया था। बिल में पीपीई किट, आईसीयू के लिए मानकों से ज्यादा चार्ज लगाया गया था। मरीज ने बिल देने से इनकार कर दिया और बीएमसी में शिकायत कर दी। दिल्ली और एनसीआर में कोरोना नियंत्रण की कमान गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है। बदली हुई रणनीति में आंकड़े भी बदल रहे हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में नए मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन आंकड़े अभी भी 2000 से ऊपर हैं। शुक्रवार को 2520 नए मरीज, 24 घंटे में 59 लोगों की मौत। कोरोना के कुल मामले 94,695। यानी कि हालात किस तरफ जा रहे हैं कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल को भरोसा है कि दिल्ली कोरोना से जंग जीतने की राह पर है। लॉकडाउन खुलने के बाद केसेस बढ़ने चालू हुए थे दिल्ली में। उस के मुताबिक जो प्रोजेक्शंस थे वो ये थे कि 30 जून तक दिल्ली में 60,000 एक्टिव केसेस होंगे, लेकिन आज दिल्ली में केवल 25,000 एक्टिव केसेस हैं। तो ये आप सब लोगों की मेहनत का मिला जुला फल है। पूरा समाज, दिल्ली के 2 करोड़ लोग, सरकारें सारी एक साथ आई, तभी हमने अचीव किया है। देश में शुक्रवार को पहली बार नए मरीजों का आंकड़ा 20,000 से ऊपर चला गया। इसमें सबसे ज्यादा योगदान महाराष्ट्र और दिल्ली का ही है। नए मामलों में करीब करीब रोजाना आ रहा ये उछाल साफ इशारा है कि जंग अभी लंबी चलेगी। आज तक ब्यूरो। और इसी बीच एक और अच्छी खबर भी आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक रहा तो खबर ये आ रही है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी खुशखबरी दुनिया को देंगे। आईसीएमआर ने कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल्स को मंजूरी दे दी और उम्मीद ये की जा रही है कि अगर ट्रायल्स सफल रहते हैं तो 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च की जा सकती है। करीब आ गया है। भारत ने इस वायरस के खात्मे के लिए कमर कस ली है। जहान भर के वैज्ञानिक वायरस से बचाने वाली वैक्सीन की खोज में जुटे हैं, लेकिन भारत ने बाजी मार ली है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। आईसीएमआर ने हाल ही में कोवैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी दी है। ये वैक्सीन फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है। आईसीएमआर की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सफल हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। आईसीएमआर ने एक सर्कुलर निकालकर भारतवर्ष में 13 इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें एम्स भी शामिल है, दिल्ली का, पटना का, रांची का और कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हॉस्पिटल्स शामिल हैं, तो उनको ऑथराइज किया है, आइडेंटिफाई किया है कि आप कोरोना वैक्सीन की एक्सप्रेस ट्रायल करिए। दिस इज नीड बेस्ड ट्रायल और ये बहुत जल्दी खत्म कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से कुछ अच्छा ऐलान करेंगे, इसलिए 15 अगस्त की तारीख रखी है। हालांकि कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि वैक्सीन तैयार करने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। रिक्रूटमेंट भी नहीं हुआ है क्लिनिकल ट्रायल पार्टिसिपेंट्स का, और लेटर ये कहती है कि हम 15 अगस्त तक पब्लिक हेल्थ लॉन्च के लिए रेडी रहेंगे, तो वो काफ़ी आश्चर्यजनक है। बिकॉज इस टाइप की स्पीड तो बहुत ही मुश्किल है, और आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको अगर गाइडलाइंस फॉलो करनी है और प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी है तो इस टाइप का टाइम लाइन बहुत ही मुश्किल होना है। इसीलिए थोड़ा आश्चर्य हुआ है। हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक का वैक्सीन बनाने का पुराना अनुभव है। कंपनी इसके पहले पोलियो, रेबीज, रोटावायरस, चिकुनगुनिया और जिका वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर चुकी है। भारत बायोटेक के अलावा जाइडस कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने भी कोविड-19 के लिए वैक्सीन तैयार की है। कंपनी को डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने वैक्सीन के इंसानों पर ट्रायल के लिए मंजूरी दी है। जाइडस कैडिला इंसानों पर वैक्सीन के परीक्षण की अनुमति हासिल करने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। देश भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंच गया है। लिहाजा संक्रमण की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया तेज की गई है। मिलन शर्मा और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। बात मुंबई की, जहां पर मानसून के बादल संकट बनकर बरस रहे हैं। आज मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। 2 दिन की बारिश में वैसे ही मुंबई पानी पानी हो चुकी है। हाल काफी बेहाल है।
मॉनसून की मूसलाधार बारिश अब मुंबई कर पर भारी पड़ रही है। ये तस्वीरें अंधेरी के सबवे की हैं, जहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। 3 जुलाई को मुंबई में बादल ऐसे मेहरबान हुए कि सब कुछ पानी पानी हो गया। जिधर देखो उधर सड़कों पर बहता दरिया है। लेकिन आफत की ये बारिश अभी थमने वाली नहीं है। मौसम विभाग ने 4 जुलाई को मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया है, मतलब भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के अलावा ठाणे, पालघर, रायगढ़ और कोंकण इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी को रेड अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना बताई गई है। 4 तारीख को पालघर, मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के जिलों में काफ़ी जगह पे भारी से भारी वर्षा होगी और कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना है। मुंबई के हिंद माता इलाके में भी भारी जल जमाव है। सड़कों और चौराहों पर कई फुट पानी जमा है। बाइक के पहिए पानी में डूबे हैं। लबालब भरी सड़क पर बाइक चलाना भारी भी पड़ सकता है। कई बार बीच सड़क पर पानी से भरे गड्ढे मुंबईकरों की जिंदगी पर भारी पड़ चुके हैं, लिहाजा सावधानी जरूरी है। ये तस्वीरें मुंबई के किंग सर्कल इलाके की हैं, जहां सड़क लबालब भरी है। शुक्रवार को हुई बारिश के बाद किंग सर्कल इलाके में कई फुट पानी जमा हो गया। इसका असर ट्रैफिक पर भी पड़ा। सायन इलाके में भी आसमान से बरसी आफत मुसीबत बनी हुई है। भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में जल जमाव हो गया। 3 जुलाई को हुई झमाझम बारिश ने बीएमसी की तैयारियों की पोल खोल दी। आगे चुनौती और बड़ी है, क्योंकि मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर अभी थमने वाला नहीं है। पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। यूपी में 8 पुलिस कर्मियों की शहादत को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। वहीं यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। 8 पुलिस वालों की शहादत ने सूबे को झकझोर कर रख दिया है। यूपी के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के चक्रव्यूह में फंसकर 8 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब यूपी पुलिस ने बदले के लिए कमर कस ली है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड विकास दुबे के गांव से दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे घटनाक्रम और हमले के मास्टरमाइंड विकास के बारे में पूछताछ किए जाने की तैयारी है। साथ ही पुलिस ने करीब 500 मोबाइल फोन नंबर सर्विलांस पर लगाए हैं। पूरे बिकरू गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। घटना के बाद से ही गांव और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गांव से करीब 2 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। यही नहीं, पुलिस की फॉरेंसिक टीम भी मौका-ए वारदात पर छानबीन कर रही है। डीजीपी ने खुद गांव का दौरा किया है। वहीं गांव से जोड़ने वाले नाकों के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। हम शीघ्रातिशीघ्र इन अपराधियों को पकड़ने के सारे उपक्रम कर रहे हैं, इसीलिए इतने सारे वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ भेजा है। हमने इतना फोर्स लगाया है। नेबर के ज़िले जो हैं, बगल के ज़िले हैं, वहाँ से भी फोर्स को क्लोज किया है। हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। मोस्ट वांटेड अपराधी विकास की मां ने आज तक से बातचीत में कहा कि जिस तरह उसके बेटे ने पुलिस वालों को मारा है, वैसे ही पुलिस को विकास का एनकाउंटर कर गोली मार देनी चाहिए। चाहिए कि बहुत पूरा दशा होनी चाहिए, तो काव की ना कमाई हुए, ऐसी होना चाहिए। कानपुर आईजी ने विकास दुबे पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने शहीद हुए पुलिस वालों के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने का ऐलान किया है। योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की बात कही। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों की शहादत और उनके बलिदान
को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उधर मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रियंका गांधी ने बैठक बुलाई है। वहीं बीएसपी और एसपी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। इतनी हिम्मत उस अपराधी की कैसे पड़ी, इतना बेखौफ कैसे हो गया कि वो पुलिस पर अटैक भी करता है, पुलिस का इनकाउंटर करता है, और उसके बाद दहशत नाम की कोई चीज नहीं थी, मारने के बाद हथियार लूट के ले जाता है। तो हम तो कहते हैं सरकार अगर निष्पक्ष है तो आज सरकार उसके जो फोन डिटेल हैं वो सार्वजनिक करे। एसपी कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में प्रदर्शन किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ा। बहरहाल मामले को लेकर यूपी में गुस्सा है। वहीं मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ, कानपुर से रंजय सिंह और नीलांशु, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।